हेलो 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 प्यारे बच्चों। आज जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम अपना नया चैप्टर बायो को स्टार्ट करेंगे, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आपके एनसीईआरटी बुक में होगा। तो आज हमारा इस चैप्टर में हम लोग ये बेसिक चीज़ होगा हमारा सेल। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स, शेप ऑफ सेल्स, नंबर एंड साइज ऑफ सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल्स एंड लिविंग पार्ट्स ऑफ सेल्स। तो इनको हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेल की हिस्ट्री को कि किन किन लोगों ने उन्हें ढूंढा, ठीक। उसके बाद शेप ऑफ सेल, ठीक। इसी तरह हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल के बेसिक चीज़ों से जो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले सेल इज़ ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये हम सभी जानते हैं। और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर। ये सब बच्चों को पता होगा, सच एज बैक्टीरिया, अमोबिया एंड इट इज़ क्लैमोडोमोनास आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म, ठीक। और उसके हम लोग जानते हैं द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं। उनको हम लोग उनकी स्टडी को हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी, ठीक। अ सेल may be defined as a unit of protoplasm surrounded by membrane। तो ये प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन कुछ बच्चों को समझ नहीं आया होगा। तो जैसे हम लोग अपनी स्टडी में आगे बढ़ते जाएंगे तो उसी के साथ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि ये प्रोटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन से कैसे सराउंडेड है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के नाम जो हमें याद होने चाहिए। सबसे पहले एविल लीवनहुक, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया तब भी मैं इन्हें बता रहा हूँ। इन 1632 ही वॉज अ फर्स्ट पर्सन टू कंस्ट्रक्ट अ माइक्रोस्कोप। बस इनके बारे में इतनी जानकारी याद रखनी है। उसके बाद फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर द सेल वॉज रॉबर्ट हुक इन 1665। और डेड सेल, इन्होंने क्या ढूंढा था? डेड सेल आप बोल सकते हैं। डेड सेल जो कि ये वो भी उनका वो जो डेड सेल उन्होंने ढूंढा था वो एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर में था, ठीक है। अब आ जाते हैं लीवनहुक। ही वॉज द पर्सन टू डिस्कवर दिस सेल्स ऑफ बैक्टीरिया फॉर द फर्स्ट टाइम। इन्होंने बैक्टीरिया जैसे सेल को डिस्कवर किया। रॉबर्ट ब्राउन, ही वॉज द ब्रदर ऑफ रॉबर्ट हुक। ही वॉज लाइक अ ब्रदर फॉर रॉबर्ट हुक। इन 1831 ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। आफ्टर हिज डेथ रॉबर्ट ब्राउन केम टू फाइंड द न्यूक्लियस, ठीक। और उसके बाद J.E. पुरकेंजी इन 1839 गेव द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, आगे चैप्टर में एक्सप्लेन करूँगा। फॉर अ लिविंग फ्लूइड लाइक सब्सटेंस, इतना आप लोग इसको जान लीजिए। इट इज़ अ लिविंग फ्लूइड लाइक सब्सटेंस। फ्लूइड मीन्स की पानी जैसा, ठीक। द सेल थ्योरी वॉज प्रेजेंटेड बाई टू जर्मन बायोलॉजिस्ट, स्कैलिंड एंड टी स्केवेंडा। सेल थ्योरी क्या होता है? सेल थ्योरी ये होता है कि जिसमें प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल बनता है और सेल के कुछ स्पेशल फंक्शंस, इसको भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखते हैं। तो ये रहा हमारा सेल थ्योरी। रुडोल्फ विक्रो क्या है? विच वॉज लेटर ऑन एक्सटेंडेड। जो सेल थ्योरी था वो लेटर ऑन इन दोनों साइंटिस्ट ने जो सेल थ्योरी था उसको थोड़ा और बढ़ा उस थ्योरी को थोड़ा और बढ़ाकर रुडोल्फ विक्रो ने उसको दिया कि अ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ये हम लोग जानते हैं, ऑल द लिविंग थिंग्स ऑन दिस अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ सेल। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी हम लोग जानते हैं। और जो एक्सटेंडेड थ्योरी था जो कि रुडोल्फ विक्रो ने दिया था वो था ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि एक नया सेल पुराने मरे हुए सेल से ही बनता है। जो पुराना मरा हुआ सेल्स रहेगा उसके प्रोटीन्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को लेके अ न्यू सेल गेट अराइव्ड, ठीक। तो इस तरह एक नया सेल बनता है। ये था ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब ये है एक इम्पॉर्टेंट वर्ड, डू यू नो। वायरस आर एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी। वायरस आर द एक्सेप्शंस ऑफ द सेल थ्योरी एज हम लोग जानते हैं सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लेकिन वायरस जो होता है ना इसको हम लोग लिविंग भी नहीं बोल सकते, ये नॉन लिविंग है। अब पूछेंगे सर कैसे?
क्योंकि ये सेल से नहीं बना होता है, लेकिन सेल से ही बना होता है लेकिन नहीं भी बना होता है। इसको आप दोनों में कह सकते हैं, क्योंकि जब तक इसको कोई लिविंग बॉडी नहीं मिलती है तब तक ये वायरस रहता है। ये कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी टाइप का नहीं करता, ये लिविंग नहीं रहता है, उस टाइम ये नॉन लिविंग रहता है। उसी तरह जब इसको कोई बॉडी मिल जाती है, कोई ऑब्जेक्ट मिल जाता है, तो उसमें वो अपने आप को इंजेक्ट करके अपने आप को बढ़ाने लगता है, तब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है, तब उसको हम लोग सेल कह सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि वायरस इज़ अ लिविंग और नॉन लिविंग, तो उसको आप आंसर करेंगे नॉन लिविंग, then your answer will be correct. Or if the third option will be given that both, then you have to tick on the both, because he is termed as exception for both. He is living or non-living in both the cases virus present. ठीक. अब types of cells and ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनाइज कैन बी कैटेगराइज। ठीक, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर हम लोग जानते हैं जिनके पास सिंगल सेल होता है, और मल्टी सेलुलर यानी जिनके पास मोर देन सिंगल सेल। तो मल्टी सेलुलर में आ जाते हैं प्लांट्स और एनिमल और ह्यूमंस, और सिंगल सेल्स में अमोविया, बैक्टीरिया, साइक्लोमोडस और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स। ठीक, अब ये आता है हमारा बेस। इसके डिफाइंस आप लोग यहाँ से देख करके अपने नोट्स कॉपी में आप लोग बना सकते हैं, इसलिए मैंने ये सब नोट्स को आपको दिखाते जा रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों का कि सर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का डिफरेंस कैसे याद करेंगे। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक, जिसके पास इसको आप लिख सकते हैं, दे हैव लेस डेवलप न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। इनके पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता है, इनके पास ये जो न्यूक्लियस होता है ना, उसको हम लोग न्यूक्लियोइड करते हैं। और जो हम लोग के अंदर है, हम ह्यूमंस के अंदर क्या है, यूकैरियोटिक। वी आर यूकैरियोटिक्स, वी आर मेड ऑफ यूकैरियोटिक सेल। दे आर एडवांस न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमारे न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। आप लोग जानते हैं सेल, एक सेल बना होता है जिसमें ऐसे न्यूक्लियस रहता है बीच में, तो ये जो न्यूक्लियस होता है, ये जो सराउंडेड बाय न्यूक्लियस है ना, ये उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। वही ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक में नहीं रहता है। और हम लोग में गोल्गी एपर्चस, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे भी पार्ट, अलग अलग पार्ट ऐसे प्रेजेंट होते हैं। और ये प्रोकैरियोटिक सेल में वो सब एक भी सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट नहीं होते, एक्सेप्शन है राइबोसोम। तो आपसे पूछ सकता है विच सेल ऑर्गेनली इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, तो उसको आप लिख सकते हैं राइबोसोम। क्या लिखेंगे, राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम एक एक्सेप्शन है। यही एक ऑर्गेनली है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है इनका फंक्शन। अब मेन चीज़ है, बच्चों को ये नहीं समझ आता सर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कई बार कंफ्यूज है कि सर प्रोकैरियोटिक के पास वेल डेवलप नहीं होता है कि यूकैरियोटिक का। तो मैं बता दूं बेटा, प्रो वर्ड का मतलब होता है बिफोर यानी पहले, और यू का मतलब होता है वेल मीन्स अच्छा। बिफोर मीन्स जो पहले सेल, पहले के जो हमारे एंसिस्टर्स से भी पहले के सेल्स थे, एंसिस्टर्स डायनासोर उन लोग से भी पहले के सेल्स थे, उनमें प्रोकैरियोटिक आते हैं। ठीक, वो होता है बैक्टीरिया, या फिर आप बैक्टीरिया अभी भी जो सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होते हैं उन्हें आप लोग कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक। इनके पास अपना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। उनकी नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का भी नाम होता है न्यूक्लियोइड, CLOIED, न्यूक्लियोइड। आपसे पूछा जा सकता है द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड, तो उसका आंसर होगा न्यूक्लियोइड। ठीक, और यूकैरियोटिक के बारे में तो आप जानते ही हैं, हम ह्यूमन से आते हैं। इसमें हमारे पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साइटोप्लाज्म, गोल्गी एपर्चस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा सब चीज़ें हैं। और उसके बाद सेल स्ट्रक्चर, शेप, साइज एंड नंबर। अब इस पे आ जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ऑल सेल्स हैव 3 मेजर फंक्शनल रीजन्स। पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सराउंडेड मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन जिससे ये सेल सराउंडेड होता है। उसके बाद न्यूक्लियस सबको जानते हैं, ये बीच वाला सेंटर, और ये साइटोप्लाज्म, ये जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस रहता है ये सेल के बीच में, साइटोप्लाज्म इसे कहते हैं। ठीक, अब आता है द साइटोप्लाज्म डिवाइड द सेल इनटू 2 मेजर कंपोनेंट, द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। डिवाइड, ये साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में एक दीवार की तरह, उन दोनों को अलग अलग बताता है। ठीक, और अब आ जाते हैं शेप ऑफ सेल्स। ठीक, तो शेप ऑफ सेल्स तो आप सब, क्योंकि कई बार क्वेश्चन भी आता है व्हाई इज शेप ऑफ सेल डिफरेंट,
फ्रॉम ईच अदर। तो उसका आंसर ये होगा बिकॉज ऑफ देयर फंक्शंस इन द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। उनका जो काम करने का जगह होता है उसके अनुसार उनका शेप उनका डिफाइंड होता है। जैसे ये देख सकते हैं आप लोग नर्व सेल, देखिए पहले इसको देखिए, इट इज़ ग्रेट वेरिएशन इन द शेप ऑफ सेल, द शेप ऑफ सेल इज यूजली रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। तो आप लिख सकते हैं द शेप ऑफ सेल इज यूजली रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। उसके बाद ये आ गया हमारा नर्व सेल। नर्व सेल का क्या फंक्शन होता है? टू ट्रांसपोर्ट नर्व इम्पल्स, यानी कि इन्फॉर्मेशन वन प्लेस टू दूसरे प्लेस में ले जाने। इसलिए इसका देखिए एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, एक रॉड, एक लंबा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तो ये हमारा स्मूथ मसल सेल्स, देखिए स्मूथ फैट सेल्स, तो ये इसी के कारण होता है। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग, ये कुछ इम्पॉर्टेंट नोट। द स्मॉलेस्ट सेल ऑन इन दिस वर्ल्ड इज PPLO, प्लूरोफोनोमिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये तो क्लास 8 में आपसे पूछा जा सकता था, इस साल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन तब भी मैं आप लोगों को ये सब बता देता हूँ। द लार्जेस्ट सेल इज़ द ऑस्ट्रिच सेल ऑन दिस अर्थ। इट्स डायमीटर पूछते नहीं, लेकिन सब बता रहा हूँ क्योंकि आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। 180 mm डायमीटर। उसका लार्जेस्ट ह्यूमन सेल आप लोगों को बता दूँ तो वो फीमेल ओवम होता है, जो कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। उसके बाद स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल इज़ द रेड ब्लड सेल। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। डू यू नो, हर जगह इंपॉर्टेंट होता है। सेल आर मेजर्ड इन माइक्रोमीटर्स। अब माइक्रोमीटर इज़ 1000 ऑफ मिलीमीटर, मतलब मिलीमीटर जो कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मीटर में भी, उससे भी छोटा उसका भी छोटा 1000 टाइम्स छोटा को माइक्रोमीटर हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इसी में प्यूम भी इसे कहते हैं, माइक्रोमीटर और प्यूम, इसी में हम लोग सेल्स को साइज को डिफाइन करते हैं। नंबर ऑफ सेल, द नंबर ऑफ सेल इन organism also varies greatly in unicellular organism. A single cell organized in its body, and the other hand human have the numbers of multicellular। ठीक, तो ये हम लोग जान सकते हैं। अब बेसिक चीज़ में आज आप लोगों को एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, एक जीके जनरल नॉलेज। हम लोग को एक गुड ह्यूमन बींग को, जो कि हेल्दी ह्यूमन बींग बोलते हैं, उसके बॉडी में अराउंड 26 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होने चाहिए। 26 ट्रिलियन। हमारे अर्थ पे मैं बता दूं आपको 3.04 ट्रिलियंस ऑफ ट्रीज़ है। ये जीके जनरल नॉलेज है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इसको बता रहा हूँ। हमारे अर्थ पे 3.04 ट्रिलियंस ऑफ ट्रीज़ हैं, जो कि मिल्की वे गैलेक्सी के स्टार से 10% ज़्यादा है। मतलब कि जो हमारा पूरा मिल्की वे गैलेक्सी है उससे भी 10% ज़्यादा हमारे अर्थ पे पेड़ हैं। ठीक, 3.4 ट्रिलियन पेड़ मीन्स एक आदमी के लिए 422 पेड़, मतलब कि मैं एक ह्यूमन हूँ, मेरे लिए पूरे धरती पे 422 पेड़ अकेले। और उसका भी डबल, यानी कि हम लोग पूरे मिल्की वे गैलेक्सी से भी ज़्यादा स्टार्स अपने बॉडी में लेके घूम रहे हैं, यानी 26 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। यानी कि आप सोच सकते हैं आप ह्यूमन कितने इंपॉर्टेंट हैं इस पूरे गैलेक्सी में। और जैसा कि हमारे साइंटिस्ट अभी सर्च कर रहे हैं, हम ही लोग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है अभी तक इस पूरे गैलेक्सी में, क्योंकि हमने अभी तक किसी को ढूंढ नहीं पाए। तो ये एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन हो गया। हाउ मैनी ट्रीज आर प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ? 3.04 ट्रिलियंस ऑफ ट्रीज, 422 ट्रीज फॉर एवरी पर्सन। और ये रहा माइक्रोस्कोप, तो इसे आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ सेल्स में। ठीक, तो पार्ट्स ऑफ सेल्स में पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये सराउंडेड मेम्ब्रेन। अब देखते हैं न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में भी हम लोग 4 टाइप का पढ़ेंगे। बोलेंगे सर क्या बता रहे हो, आज तक तो नहीं पढ़े बेटा, पढ़े हो बस तुम लोग को याद नहीं रहता। लो बता रहा हूँ ऐसा तरीका से ना कि आप तुम लोग को भी याद हो जाएगा। देखो, सबसे पहले न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस जो सराउंडेड है इसको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक, न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से सराउंडेड के अंदर मटेरियल को न्यूक्लियस कहेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो बीच वाला, जैसे हमारे ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस था ना, उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर के इस डॉट के बगल वाले को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और क्रोमेटिन मटेरियल, यानी कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो हमारे माता पिता के इन्फॉर्मेशन हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। जैसे कि कई बार बोलते हैं ना कि आपका हाथ आपकी मम्मी से मिल रहा है या पापा से मिल रहा है, वैसे जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है क्रोमेटिन पार्ट। साइटोप्लाज्म कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनलीज। तो ये हम लोग जानते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, इन सब के बारे में हम लोग ने पढ़ चुका है। अब आते हैं हम लोग आगे।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबका अब हम लोग ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे क्या कैसे होता है। सबसे पहले आते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। एवरी लिविंग सेल इज एक्सट्रीमली कवर्ड बाय अ थिन ट्रांसलेटिव इलास्टिक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इसको हम लोग सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं ये भी आप लोगों को आज बता देता हूँ, क्योंकि ये कुछ ही चीज़ों को, जैसे मान लीजिए ये पेंसिल है, इसको अब इस बुक के ऊपर आना है और ये बुक मान लीजिए हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, तो इस पेंसिल जब तक ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिशन नहीं देगा ना तब तक ये पेंसिल इसके अंदर नहीं आ सकता, और जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस पेंसिल को परमिशन दिया पेंसिल ऊपर आ गया। इसी तरह किसी भी मटेरियल्स को सेल के अंदर आने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिशन चाहिए होती है, इसलिए उसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। आपके टीचर्स मैं जानता हूँ आपको हमेशा इंग्लिश में ही बताते रहते होंगे तो आप लोगों को याद नहीं होता होगा, तो मैं आप लोगों को पहले हिंदी में समझाता हूँ, क्योंकि जिस दिन आपको समझ आ गया उसके अगले दिन से आप अपना खुद से डेफिनेशन बना के भी लिख सकते हैं। तो वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट अलाउज ओनली सेलेक्टिवली पार्टिकल्स टू एंटर इन दिस सेल। पेंसिल को अलाउ किया, एक सेलेक्टिव पार्टिकल हुआ तभी आने दिया, और मेरे उंगली को मान लीजिए अलाउ ही नहीं कर रहा तो मैं अपने मन से, तो मेरा उंगली तो अपने मन से इस सेल के अंदर जा नहीं सकता, वो बाहर ही रह जाएगा, इसलिए इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक, अब आते हैं इट इज़ प्रेजेंट ऑन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, दोनों सेल्स में टाइप्स ऑफ सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। मेड ऑफ प्रोटीन्स, इट इज़ मेड ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलाइट्स। ठीक, फ्लूइड मोसेक मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मोस्ट एक्सेप्टेड इट वॉज प्रपोजली सिंगल, ये आपके लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। अब देखिए इट हेल्प हाउ दस ट्रांसमिशन, ये पेंसिल का अंदर आना किस तरह से हुआ, अब उस ट्रांसपोर्ट का हम लोग पढ़ेंगे। ये पेंसिल किस तरीके से, डिफ्यूज़न के प्रोसेस से अंदर आया कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। डिफ्यूज़न मीन्स जैसे आपका डिफ्यूज़न होता है, परफ्यूम को आप लोग मारते हैं तो यहाँ से स्मेल उस दूसरे जगह तक जाता है, वो डिफ्यूज़न करके जाता है, डिफ्यूज़न प्रोसेस से टेक प्लेस करता है। और ऑस्मोसिस ऐसे मूवमेंट ऑफ वाटर, लाइक अ मूवमेंट ऑफ वाटर प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। तो इसको मैं आपको अपनी दूसरी नोट्स कॉपी से देखिए कैसे समझाता हूँ। तो अब देखिए ये प्रोटीन और लिपिड से बनाता है हमारा सेल मेम्ब्रेन और सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। अब देखिए इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ट्रांसपोर्ट जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर होता है वो 3 टाइप का, एक्टिव, पैसिव और बल्क। ठीक, एनर्जी जिसमें रिक्वायर्ड होता है उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। चलिए इसको पढ़ते हुए भी आपको समझाता हूँ। व्हेन अ बिग मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लो टू हाई कंसनट्रेशन इट टेक एनर्जी फ्रॉम एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। जब मैं माइटोकॉन्ड्रिया पे पहुँचेंगे अपने नोट्स में तब मैं आपको दिखाऊंगा। आप सभी बच्चों को बता देता हूँ, बच्चों लोग पेन कॉपी लेके बैठे रहना, जितना इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ उसको लिखते चलो, आप लोगों को सब याद होते जाएगा। एनर्जी जिसमें रिक्वायर्ड होता है उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो लगातार लास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में सीबीएसई में ये पूछा गया है इन विच ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। उसके पैसिव, इसमें क्या होता है ना कि किसी भी चीज़ को ना छोटे से बड़े से छोटे जगह पे जाना रहता है तो बहुत कम पावर लगता है। इसमें नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, इट डू नॉट नीड एनर्जी। मान लीजिए आप ये पहाड़ है, पहाड़ से आपको नीचे आना है तो कोई एनर्जी नहीं लगेगा, बस ये हो गया हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। और ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट था इसमें नीचे से ऊपर जाना था, यानी कि बहुत मेहनत करना था। ऊपर से तो हम लोग आराम से नीचे आ जाएंगे फिसलते हुए चाहे जैसे भी, और नीचे से ऊपर चढ़ने में हमें बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब ये जो पैसिव मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इसमें आपको हमेशा जब भी कोई भी इनका डेफिनेशन लिखेंगे, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लो टू हाई कंसनट्रेशन, नीचे से गए बड़े ऊपर। अब इसमें क्या लिखेंगे, जिसमें कोई रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी नहीं होती, इसमें हाई टू लो, ज़्यादा से कम में आने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब इट इज़ ऑफ 2 टाइप, डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इट ऑकर इन सॉल्वेंट पार्टिकल यानी कि वाटर और अ लिक्विड, इट इज़ द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। ठीक, ऑस्मोसिस जो है इसको भी थोड़ा और बढ़ा के एक्सप्लेन करेंगे। ऑस्मोसिस बहुत 3 टाइप के होते हैं, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस एंड ऑस्मोसिस। ठीक, उस ऑस्मोसिस से पहले मैं डिफ्यूज़न तो आप लोगों को एक एग्जांपल दिया, परफ्यूम यहाँ पे आपने मारा तो यहाँ से यहाँ तक महकता है डिफ्यूज़न प्रोसेस से। अब आपसे एक क्वेश्चन, इसी से एक क्वेश्चन बनता है, हाउ डज बाय व्हाट प्रोसेस डज ऑक्सीजन एंटर्स इन अ सेल। तो ऑक्सीजन कैसे आएगा, ऑक्सीजन एयर में आया, एयर यानी कि O2, एयर का मैंने क्या बताया डिफ्यूज़न, परफ्यूम
परफ्यूम एयर में फैला तभी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक गया, तो उस प्रोसेस से ऑक्सीजन आएगा। मतलब कि एयर वाला चीज़ का प्रोसेस जो हवा वाली चीज़ें रहेंगी सेल के अंदर आएंगी तो उसे डिफ्यूज़न प्रोसेस लिखेंगे, और जो पानी यानी कि लिक्विड वाला प्रोसेस से अंदर आएंगी उनको ऑस्मोसिस। तो आप, क्योंकि कई बच्चे जब पूछा जाता है कि हाउ डज ऑक्सीजन एंटर इन अ सेल, तो कई बच्चे लिख के आ जाते हैं ऑस्मोसिस। तो मैं आपको बता दूँ ऑस्मोसिस हमेशा लिक्विड यानी पानी वाली चीज़ों को, और डिफ्यूज़न यानी कि हवा या जैसे ऑक्सीजन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब जैसी चीज़ों को लेगा। ठीक है बच्चों, तो अब से आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब बल्क ट्रांसपोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या होता है ना कि ये देख रहे हैं अमोबिया है, अब ये अपना मुँह खोला, एक साथ सारा चीज़ को अंदर लेके खा गया, यानी कि एक ही बार में ये पूरा चीज़ को अपने अंदर लेके खा जाता है। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंटर और एग्जिट थ्रू साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा में दिस प्रोसेस, यानी कि ये साइटोप्लाज्म इसको डायरेक्ट कवर करके ये साइटोप्लाज्म आ रहा है, ये पूरा खाना है, इसको ख़त्म, एक डायरेक्ट अंदर ले लेता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बल्क ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इसमें बहुत सारे चीज़ों को एक साथ डायरेक्ट अंदर बाहर जाना होता है, यानी समझ लीजिए 1000 चीज़ें, 1000 खाना है, मतलब कि कुछ भी फूड आइटम्स है 1000 इन नंबर, ये सारे एक बार में अंदर आ गए, इसको हम लोग बल्क ट्रांसपोर्ट, यानी कि बहुत सारी चीज़ें। अब आ जाता हूँ मैं ऑस्मोसिस पे। ठीक है, ऑस्मोसिस कितने तरीके के होते हैं? ऑस्मोसिस 2 टाइप्स होते हैं, एक्सोस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या करें। वेयर सोल्यूशन इज ग्रेटर इट इज़ हाई, अब ये होता है ना कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन और हाइपोटोनिक सोल्यूशन भी इन्हें बोलते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर में घुमाने के लिए आपको दे देगा डिफाइन हाइपरटोनिक सोल्यूशन और हाइपोटोनिक सोल्यूशन, तो कुछ कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। देखिए हाइपर मीन्स बढ़ा हुआ है, गुस्सा चढ़ रहा है, हाइपर वर्ड से ही समझ आ जा रहा है, यानी कि एक्सो मतलब कि बाहर जाना, यानी कि हाइपर मीन्स बहुत गुस्सा आता है, तो आप लोगों को मन करता है किसी को पीट दें, कुछ भी कर दें, इससे याद रख लो एक्सो, पीटने उठने का मन करता है, गुस्सा बाहर निकलता है। अब ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक यानी कि हाइपो से याद है हिप्पो का स्पेलिंग भी हाइपो से मिलता है, एच से स्टार्टिंग होता है। हिप्पो क्या है? मोटा। एंडोस्मोसिस, कोई चीज़ हिप्पो क्या चाहेगा? बैठे बैठे खाना मिले तो और मोटा हो जाएगा। एंडोस्मोसिस में भी यही होता है, जब पानी सेल के अंदर घुसते जाता है और मोटा होते जाता है। इसका अभी हम लोग दोनों सेल पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी पढ़ेंगे। अब उससे पहले ये देख लिए प्लांट सेल इन ए हाइपोटोनिक सोल्यूशन, इसका डायग्राम भी बनाने को कई बार आता है। तो ये हो गया हमारा प्लांट सेल। देखिए प्लांट सेल हाइपरटोनिक, क्या बोला? हाइपर यानी गुस्सा आ रहा है, अंदर से बाहर जाएगा, गुस्सा बाहर निकलेगा। उसी तरह जब आप मान लीजिए एक सेल को आपने रख दिया धूप में, अब उसके अंदर का पानी पूरा सूखने लगेगा, बाहर निकलने लगा, एक्सोस्मोसिस यानी बाहर निकलना। तो ये क्या होगा जानते हैं? एकदम सिकुड़ की, ये मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ये मेरा सेल है ना, अब इसको धूप में रखा हूँ तो ये धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा और एक कोना में ऐसे आके सेल वॉल के वो सिकुड़ के रह जाएगा, और उसके बाद वापस अगर आप उसको ठीक जगह पर रख देते हैं तो वापस जिंदा हो जाएगा। मतलब कि सेल मरेगा नहीं, प्लांट सेल कभी मरेगा नहीं हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। और वही हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपो यानी क्या बताया? हिप्पो यानी मोटा। अब इसमें क्या होगा? पानी अंदर घुसेगा सेल के, इसमें क्या होगा? हमारा सेल के अंदर आएगा, ये मेरा सेल है, ये छोटा सेल है, इसमें पानी आते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। एक टाइम आएगा कि ये जो मेरा सेल अंदर का सेल मेम्ब्रेन रहेगा वो सेल वॉल से टकराएगा, तो सेल वॉल अपना वॉल प्रेशर एक्सप्रेस करेगा, और जो मैं सेल रहूँगा मैं अपना टर्जिट प्रेशर लगाऊंगा। तो ये मैं आपको बताऊँगा कैसे इनका डेफिनेशन लिखेंगे। तो इस केस में भी सेल वॉल के होने के कारण प्लांट सेल नहीं मरेगा। बस यही है हम लोग का कि प्लांट सेल दोनों सोल्यूशन में नहीं मरेगा, और इसका जस्ट अपोजिट एनिमल सेल दोनों सोल्यूशन में मरेगा। अब वो कैसे मरेगा आपको दिखाता हूँ। देखिए उससे पहले हम लोग प्लांट सेल का डेफिनेशन पढ़ें। प्लांट सेल इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन प्लाज्मोलिसिस, आप लोग ये लिखना है प्लाज्मोलिसिस। इट इज़ द प्रोसेस इन विच प्लांट सेल नॉट डाई बट श्रिंकेज, यहाँ पे एक कोना में श्रिंक होके आ गया, of cell wall due to hypertonic process and organelle also shrinkage with this cell membrane। सेल मेम्ब्रेन के साथ ऑर्गेनलीज, उसके अंदर के गोल्गी अपार्चर्स वैक्यूल सब कुछ श्रिंक होके एक कोना में आ गए। ठीक है, मरा नहीं, वापस उसको अच्छी जगह पे रख देंगे तो वापस अपने आप अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ठीक है, नॉट डाई, ये याद रखिएगा, प्लांट सेल इन दोनों केस में नहीं डाई होगा, लेकिन एनिमल सेल इन दोनों केस में डाई होगा। अब प्लांट सेल इन हाइपोटोनिक, इन दिस प्रोसेस दिस सेल मेम्ब्रेन स्वेल अप, यानी कि बढ़ते जाता है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, पानी अंदर आता है तो मेरा सेल मोटा होते जाता है। ठीक, एक्सर्ट
pressure on the cell wall is known as turgid pressure. Turgid pressure and the cell wall also produce pressure. When TP यानी कि TP यानी turgid pressure equals to wall pressure, this process stops and no water enters. अब पानी का जब wall pressure यानी कि ये मेरा wall था और ये मेरा turgid pressure था, जब हम दोनों एक दूसरे पे अपना प्रेशर लगाएंगे ना तो wall pressure ये दोनों प्रेशर जब इक्वल हो जाएंगे तो उसके बाद पानी अंदर को नहीं घुसने देगा। मतलब कि अब सेल वॉल जो रहेगा ना, ये सेल वॉल अब ये पनिए को अंदर नहीं आने देगा, बोलेगा भाई तू आके मेरे घर में बहुत आग लगाया, अब मैं तेरे को आने ही नहीं दूंगा। तो उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही हमारा सेल जिंदा रहेगा और वापस ओरिजिनल केस में अपने आप थोड़े टाइम के बाद वो ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो दोनों केस में प्लांट सेल नहीं मरेगा। और इसका जस्ट अपोजिट क्या बोला, एनिमल सेल दोनों सेल में दोनों सिचुएशन में मरेगा। कैसे, तो आप देखिए ये हमारा एनिमल सेल रहेगा ना, ये देखिए ये एनिमल सेल, ये मान लीजिए एक बीकर है, उसमें ये एनिमल सेल है। अब इसमें धीरे धीरे पानी भरते रहा है, हमारे पास तो बस सेल मेम्ब्रेन था, धीरे धीरे भरते जा रहे एक ऐसा टाइम आएगा कि ये जो मेरा सेल मेम्ब्रेन रहेगा ना, इतना फूल जाएगा ये फट जाएगा। तो हमारा एनिमल सेल डाई हो गया। और उसके बाद एक्सोस्मोसिस में क्या होता है, यानी कि पानी मेरे सेल से बाहर निकलेगा तो मैं धीरे धीरे सूखते जाऊँगा और एक टाइम आ जाएगा कि मैं इतना सूख जाऊँगा कि अंदर कुछ बचेगा नहीं और सेल डाई हो जाएगा। अब देखिए, अब ये हो गया हमारा प्लांट सेल और एनिमल सेल। जिस तरह हमने प्लांट सेल का बनाया उसी तरह आप एनिमल सेल का भी डेफिनेशन बना सकते हैं। इसको मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। अब तीसरा कंडीशन आइसोटोनिक, दोनों प्लांट सेल में, प्लांट सेल और एनिमल सेल इसमें दोनों में बसते हैं, क्योंकि एक तरफ से पानी आता है तो दूसरी तरफ से पानी जाता है। ठीक है।